हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, रामपुरा। गांव शांत था, लेकिन यहाँ रहने वाले हर इंसान की अपनी अपनी परेशानियां थीं। इसी गांव के किनारे मिट्टी के छोटे से घर में रहता था गरीब लकड़हारा रघु। उसके परिवार में उसकी पत्नी कुसुम और 12 साल का बेटा चंदन था। रघु रोज सुबह जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर परिवार का पेट पालता था। लेकिन पिछले कई महीनों से जंगल में लकड़ियां कम मिलने लगी थीं, जिस कारण उसकी कमाई लगातार घटती जा रही थी। रघु, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। अगर आज भी अच्छी कमाई नहीं हुई तो कल बच्चों के लिए खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। चिंता मत कर कुसुम, भगवान ने आज तक भूखा नहीं सुलाया। आज कुछ ना कुछ जरूर होगा। बाबा, आज स्कूल में सब नए जूते पहनकर आएंगे। मेरे जूते फिर से फट गए हैं। रघु कुछ पल चुप हो गया। उसने बेटे के पैरों की तरफ देखा। जूते सच में पूरी तरह घिस चुके थे। बस बेटा, इस बार थोड़ा अच्छा पैसा मिल जाए तो सबसे पहले तेरे जूते ही खरीदूंगा। चंदन मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपी मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। रघु अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, पत्नी और बेटे की तरफ देखता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफर जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। जंगल में उस दिन काफी देर तक घूमने के बाद रघु को आखिरकार एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। आज तो भगवान ने सुन ली। अगर ये पूरा पेड़ मिल गया तो 2 दिन का राशन आ जाएगा। वो पूरी मेहनत से पेड़ काटने लगता है। कई घंटे की मेहनत के बाद लकड़ियों का बड़ा गट्ठर तैयार हो जाता है। रघु उसे कंधे पर रखकर बाजार की ओर चल देता है। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के व्यापारी भीखाराम से होती है। अरे रघु, इतनी मेहनत क्यों करता है? ये लकड़ियां मुझे दे दे, लेकिन ज्यादा पैसे मत मांगना। सेठ जी, इतनी मेहनत की है, कम से कम सही दाम तो दीजिए। सही दाम? अगर नहीं बेचनी तो आगे चले जाओ, देखते हैं कौन खरीदता है। रघु मजबूर था। अगर वापस ले जाता तो पूरा दिन बेकार चला जाता। वो कम दाम में ही लकड़ियां बेच देता है। घर लौटते समय उसकी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के बचे थे। इतनी कम कमाई? क्या करता, मजबूरी सबसे बड़ा सौदा करा देती है। चंदन चुपचाप सब सुन रहा था। उसने पहली बार महसूस किया, गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं, टूटती हुई उम्मीदों का नाम भी है। अगली सुबह चंदन स्कूल से लौटकर घर के बाहर बैठा था। उसके हाथ में कोयले का छोटा सा टुकड़ा था। वो मिट्टी की दीवार पर सुंदर पेड़, पक्षी और गांव की तस्वीर बनाने लगा। पास से गुजर रही बुजुर्ग दादी गोमती रुक गईं। अरे वाह, ये चित्र तूने बनाया? हाँ दादी, कागज नहीं था इसलिए दीवार पर बना दिया। बेटा, तेरे हाथों में तो भगवान ने कला दी है। रघु भी वहां आ जाता है। मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, लकड़ियां नहीं काटेगा। लेकिन बाबा, अगर पैसे ही नहीं हुए तो पढ़ाई कैसे होगी? रघु के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैलती है कि पास वाले कस्बे में लकड़ियों की अच्छी कीमत मिल रही है। अगर वहां बेच आया तो इस बार अच्छे पैसे मिल जाएंगे। सुबह सुबह वो पहले से भी ज्यादा लकड़ियां काटता है। पूरा दिन मेहनत करता है, पसीने से कपड़े भीग जाते हैं। शाम तक उसके पास अब तक का सबसे बड़ा गट्ठर तैयार हो चुका था। कुसुम, आज लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। सावधानी से जाना, इतनी मेहनत का फल अब हाथ से मत जाने देना। रघु मुस्कुराता है और कस्बे की ओर निकल पड़ता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसके लिए एक और परीक्षा तैयार कर चुकी है। रघु पूरे दिन चलकर कस्बे के बाजार पहुंचता है। आज बाजार में काफी भीड़ थी। कई लोग लकड़ियां खरीद रहे थे। अरे भाई, लकड़ियां बढ़िया हैं, कितने की दोगे? जो सही दाम लगे वही दे दीजिए मालिक। ठीक है, आज मैं पूरे 450 रुपए दूंगा। रघु की आंखें चमक उठती हैं। इतने पैसे उसे कई दिनों बाद एक साथ मिले थे। वो दोनों हाथ जोड़ देता है। भगवान आपका भला करे मालिक। दुकानदार पैसे गिनकर उसके हाथ में रख देता है।
रघु बार बार जेब टटोल कर देखता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज घर में भरपेट खाना बन सकेगा। वो रास्ते में राशन की दुकान की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी तेजी से उसके पास आता है। भैया, जरा बताना तो बस अड्डा किधर पड़ेगा? रघु रुक जाता है। सीधे जाओ, फिर बरगद के पेड़ से दाहिने मुड़ जाना। उसी समय दूसरा आदमी पीछे से धीरे धीरे आता है और बिना आवाज किए रघु की जेब से पैसों की थैली निकाल लेता है। कुछ ही पल में दोनों आदमी भीड़ में गायब हो जाते हैं। रघु को कुछ भी पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद वो राशन खरीदने के लिए जेब में हाथ डालता है। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। अरे, मेरे पैसे, मेरी थैली कहाँ गई? वो पूरे बाजार में भागने लगता है, हर किसी से पूछता है। भाई साहब, क्या आपने किसी को मेरी थैली लेते देखा? लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। रघु सड़क किनारे बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? खाली हाथ, टूटे मन से वो गांव की ओर लौट पड़ता है। रघु घर पहुंचता है। उसके चेहरे को देखते ही कुसुम सब समझ जाती है। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? रघु बिना कुछ बोले धीरे से जमीन पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो पूरी बात बता देता है। कुसुम की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। रोने से कुछ नहीं होगा, हम फिर मेहनत करेंगे। हर बार मेहनत करता हूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ छिन जाता है। उसी समय चंदन अंदर से एक छोटी सी मिट्टी की गुल्लक लेकर आता है। बाबा, ये लो। ये क्या है बेटा? मैंने स्कूल के मेले से बचाए हुए पैसे रखे थे। सोचा था कभी रंग और कॉपी खरीदूंगा, लेकिन अभी घर ज्यादा जरूरी है। रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बेटा, तेरे सपने मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। सपने बाद में भी पूरे हो जाएंगे बाबा, लेकिन आज घर में खाना होना चाहिए। कुसुम भी भावुक हो जाती है। उस दिन तीनों ने बहुत साधारण खाना खाया, लेकिन एक दूसरे का हौसला नहीं टूटने दिया। कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया ने सभी लोगों को चौपाल में बुलाया। सुनो सब लोग, सरकार ने जंगल के इस हिस्से से लकड़ियां काटने पर रोक लगा दी है। अब बिना अनुमति कोई पेड़ नहीं काटेगा। पूरा गांव हैरान रह जाता है। एक लकड़हारा पूछता है, तो अब हम अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे? मुखिया भी चुप हो जाता है। रघु के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। घर लौटते समय कुसुम पूछती है, अब क्या करेंगे? सूखी लकड़ियां ढूंढूंगा जो जमीन पर गिरी हों, शायद उनसे कुछ काम चल जाए। लेकिन अब गांव के लगभग सभी लकड़हारे उसी काम में लग चुके थे। जिस लकड़ी के लिए पहले कोई नहीं जाता था, अब उसी के लिए लोग सुबह से लाइन लगा रहे थे। रघु रोज पहले निकलता, फिर भी बहुत कम लकड़ियां मिल पाती थीं। कमाई फिर आधी रह गई। एक शाम चंदन स्कूल से लौटते समय बाजार में एक बढ़ई की दुकान के बाहर रुक जाता है। वो लकड़ी से बनी सुंदर कुर्सियां, खिलौने और नक्काशी देखता रहता है। बढ़ई दयाराम उसे देख लेता है। क्या देख रहे हो बेटा? चाचा, ये सब आपने बनाया? हाँ, लकड़ी अगर सही हाथों में पहुंच जाए तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। चंदन काफी देर तक उन चीजों को देखता रहता है। घर पहुंचकर वो अपने बाबा से कहता है, बाबा, हम सिर्फ लकड़ियां ही क्यों बेचते हैं? और क्या करें बेटा, अगर लकड़ी से कुछ बनाकर बेचें तो शायद ज्यादा पैसे मिलेंगे। बात तो अच्छी है, लेकिन हमें वो काम आता ही नहीं। चंदन कुछ पल सोचता है। तो सीख लेते हैं बाबा, सीखने में पैसे थोड़ी लगते हैं। रघु बेटे की बात सुनकर मुस्कुरा तो देता है, लेकिन उसे लगता है गरीब लोगों के लिए नई शुरुआत करना इतना आसान नहीं होता। अगली सुबह रघु हमेशा की तरह जंगल की ओर निकल पड़ा। वो काफी दूर तक चला गया। बहुत खोजने के बाद उसे कुछ सूखी लकड़ियां मिल गईं। आज इतना तो मिल ही गया कि घर का चूल्हा जल जाएगा। वो लकड़ियां बांध ही रहा था कि तभी गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा।
रघु, जल्दी घर चल। तेरे घर के बाहर साहूकार खड़ा है। लेकिन मैंने उसका कौन सा पैसा लिया है? तेरे पिता ने कई साल पहले उससे कर्ज लिया था। अब उसका बेटा हिसाब मांग रहा है। रघु तुरंत घर पहुंचता है। घर के सामने गांव का साहूकार लालचंद खड़ा था। साथ में उसके 2 आदमी भी थे। रघु, तेरे बाप का कर्ज अब तक बाकी है। ब्याज जोड़कर पूरे 15,000 रुपए हो गए हैं। लेकिन सेठ जी, पिताजी तो सालों पहले गुजर गए। उन्होंने कहा था कि ज्यादातर पैसा चुका दिया था। मेरे हिसाब में जितना लिखा है उतना देना पड़ेगा। सेठ जी, हम गरीब लोग हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? 1 महीना देता हूं। पैसे नहीं मिले तो ये घर मेरा होगा। इतना कहकर वो चला जाता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। रघु पहली बार खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करता है। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ी हलचल मच जाती है। एक बड़ा ट्रक गांव के चौक में आकर रुकता है। उस पर तरह तरह की तैयार लकड़ियां भरी थीं। लोग इकट्ठा होने लगे। ट्रक से एक व्यापारी उतरता है। उसका नाम था जगदीश मल। सुनो गांव वालों, अब जंगल जाने की जरूरत नहीं। मैं शहर से सस्ती लकड़ी लाया हूँ, जो चाहे खरीद लो। लकड़हारे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक आदमी बोला, अगर ये इतनी सस्ती लकड़ी बेच देगा तो हमारी लकड़ियां कौन खरीदेगा? अब तो हमारा काम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। शाम तक बाजार में किसी ने भी रघु की लकड़ियां नहीं खरीदी। सब लोग ट्रक वाली लकड़ी खरीद रहे थे। रघु लकड़ियों का गट्ठर वापस लेकर घर लौट आया। कुछ भी नहीं बिका। रघु ने सिर्फ सिर झुका दिया। उस रात घर में फिर से सिर्फ सूखी रोटी और नमक था। अगले दिन चंदन स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा ट्रक वाली लकड़ी खरीदने वाले कई लोग शिकायत कर रहे थे। ये लकड़ी तो अंदर से गीली निकली, जलती भी नहीं है। सारा पैसा बेकार चला गया। चंदन चुपचाप सब सुनता रहा। घर पहुंचकर वो उत्साहित होकर बोला, बाबा, लोग उस व्यापारी की लकड़ी से खुश नहीं हैं। तो अगर हम अच्छी और सूखी लकड़ी दें तो लोग फिर हमारे पास आएंगे। बेटा, बात सही है, लेकिन अब जंगल में सूखी लकड़ी मिलती ही कहां है? चंदन सोच में पड़ जाता है। उसे महसूस होता है सिर्फ मेहनत काफी नहीं, अब कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। अगली सुबह रघु जंगल के एक बिल्कुल नए रास्ते पर निकल पड़ा। वो पहले कभी उस तरफ नहीं गया था। चलते चलते उसे एक पुराना आम का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग आदमी बेहोश पड़ा था। उसके पास लकड़ी के कुछ औजार बिखरे हुए थे। रघु घबरा गया। अरे बाबा, आंखें खोलिए। कोई जवाब नहीं मिला। रघु तुरंत पास के कुएं से पानी लाता है। धीरे धीरे बुजुर्ग के चेहरे पर पानी छिड़कता है। कुछ देर बाद बुजुर्ग की आंखें खुलती हैं। बेटा, अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं बचता नहीं। आप आराम से बैठिए, मैं आपको गांव तक छोड़ देता हूं। मेरा नाम विश्वनाथ है। मैं पास के कस्बे का बढ़ई हूं। रघु पहली बार ध्यान देता है। उनके औजार साधारण नहीं थे। उनसे बनी हुई लकड़ी की छोटी सी नक्काशी भी बेहद सुंदर थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। अगले दिन रघु विश्वनाथ जी को उनके छोटे से घर तक छोड़ने पहुंचा। घर बहुत साधारण था, लेकिन अंदर चारों तरफ लकड़ी से बनी खूबसूरत मेज, कुर्सियां, खिलौने और नक्काशी रखी हुई थी। चंदन की आंखें चमक उठी। बाबा, ये सब कितना सुंदर है। ये सब मेरे हाथों का काम है बेटा। बाबा, अब हम चलते हैं। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। विश्वनाथ कुछ देर तक रघु को देखते रहे, फिर बोले, रघु, तुमने बिना किसी लालच के मेरी जान बचाई है। आजकल लोग मुसीबत देखकर रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन तुम रुक गए। इंसान ही इंसान के काम आता है बाबा। अगर सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो रोज 1-2 घंटे मेरे पास आ जाया करो। लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें लकड़ी काटना नहीं, लकड़ी को नया जीवन देना सिखाऊंगा।
चंदन खुशी से उछल पड़ा। बाबा, मैंने कहा था ना, कुछ नया सीखेंगे। रघु ने विनम्रता से सिर झुका दिया। अगर आप सिखाने को तैयार हैं तो मैं सीखने के लिए तैयार हूं। विश्वनाथ मुस्कुरा दिए। यहीं से रघु की जिंदगी ने पहली बार नई दिशा पकड़ ली। अगली सुबह रघु लकड़ियां बेचने जाने से पहले विश्वनाथ जी के घर पहुंच गया। विश्वनाथ ने एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा उसके हाथ में दिया। आज इससे एक बिल्कुल सीधा तख्ता बनाओ। रघु ने कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही उसने पहला वार किया, लकड़ी बीच से टेढ़ी टूट गई। रघु शर्मिंदा हो गया। मुझसे नहीं होगा बाबा। जो आदमी जंगल के सबसे कठिन पेड़ काट सकता है, वो ये काम क्यों नहीं सीख सकता? लकड़ी पर ताकत नहीं, समझ लगानी पड़ती है। रघु फिर कोशिश करता है। इस बार लकड़ी पहले से बेहतर कटती है। चंदन भी पास बैठा सब ध्यान से देख रहा था। विश्वनाथ ने उसे एक छोटी छेनी पकड़ाई। लो बेटा, तुम इससे एक पत्ता बनाकर दिखाओ। चंदन धीरे धीरे छेनी चलाने लगा। कुछ ही मिनटों में लकड़ी पर सुंदर पत्ते की आकृति उभर आई। विश्वनाथ की आंखें चमक उठी। वाह रघु, तुम्हारे बेटे के हाथों में तो कमाल की कला है। रघु गर्व से चंदन को देखने लगा। अब रघु की दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह जंगल, दोपहर बाजार और शाम को विश्वनाथ जी से बढ़ईगिरी सीखना। धीरे धीरे उसके हाथों में सफाई आने लगी। अब वो लकड़ी के तख्ते, छोटे स्टूल और साधारण चौकी बनाने लगा। दूसरी तरफ चंदन नक्काशी सीख रहा था। वो पत्ते, फूल और पक्षियों की आकृतियां बहुत सुंदर बना देता था। एक दिन विश्वनाथ ने दोनों को बुलाया। अब समय आ गया है कि तुम लोग अपना पहला सामान बेचो। अगर किसी ने खरीदा ही नहीं तो? अगर मेहनत सच्ची हो तो ग्राहक खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। रघु और चंदन ने मिलकर 2 छोटी चौकियां और एक लकड़ी का खिलौना तैयार किया। अगली सुबह दोनों सामान लेकर बाजार पहुंच गए। लेकिन घंटों बीत गए, कोई भी ग्राहक उनके पास नहीं आया। रघु का हौसला फिर टूटने लगा। लगता है हमसे गलती हो गई। तभी एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ वहां आई। उसकी नजर लकड़ी के खिलौने पर पड़ी। पिताजी, मुझे यही वाला चाहिए। उसके पिता ने खिलौना हाथ में लिया, ध्यान से देखा। ये तुमने बनाया है? जी, हमने मिलकर बनाया है। ग्राहक मुस्कुराया। बाजार में ऐसे हाथ से बने खिलौने बहुत कम मिलते हैं। उसने बिना मोलभाव किए खिलौना खरीद लिया। रघु और चंदन एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में महीनों बाद उम्मीद की चमक लौट आई। खिलौना बिकने के कुछ ही देर बाद एक बुजुर्ग महिला उनकी बनाई चौकी देखने लगी। ये कितने की है बेटा? रघु झिझक गया। उसे कीमत तय करना भी नहीं आता था। विश्वनाथ की बात याद आई। अपने काम की कीमत कभी कम मत आंकना। अगर आपको पसंद आए तो 400 रुपए। महिला ने चौकी को ध्यान से देखा। लकड़ी मजबूत है, काम भी साफ है। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूरे पैसे दे दिए। रघु के हाथ कांप रहे थे। वही लकड़ी जिसे बेचकर पहले मुश्किल से 100-200 रुपए मिलते थे, आज उसी लकड़ी से बनी एक चौकी 400 रुपए में बिक गई। शाम को रघु मिठाई का छोटा डिब्बा लेकर घर पहुंचा। आज किस खुशी में? अम्मा, आज हमारी मेहनत पहली बार सही कीमत पर बिकी है। कुसुम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हे भगवान, बस हमारे परिवार की ये नई शुरुआत हमेशा बनी रहे। उसी रात विश्वनाथ अपने आंगन में बैठे आसमान की ओर देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, रघु, तुम्हारी मेहनत अभी रंग दिखाना शुरू हुई है, असल मंजिल अभी बाकी है। कुछ ही हफ्तों में रघु और चंदन की बनाई हुई छोटी छोटी चीजें बाजार में लोगों को पसंद आने लगी। कोई लकड़ी का स्टूल खरीदता, कोई पूजा की चौकी, तो कोई बच्चों के लिए हाथ से बने खिलौने। धीरे धीरे उनकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। उसी बाजार में एक पुरानी फर्नीचर की दुकान थी। उसका मालिक था धनराज। वो कई सालों से गांव और आसपास के इलाकों में फर्नीचर बेच रहा था।
धनराज ने देखा कि आज कई ग्राहक उसकी दुकान छोड़कर रघु के पास जा रहे हैं। उसका चेहरा उतर गया। ये नया आदमी कौन है? मालिक, यही वो लकड़हारा है जिसने कुछ महीने पहले बढ़ई का काम शुरू किया है। एक लकड़हारा मेरे ग्राहकों को ले जाएगा? ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उसी समय एक ग्राहक रघु की बनाई हुई कुर्सी देखकर बोला, भाई, ये कुर्सी बहुत मजबूत लग रही है। अगर कभी खराब हो जाए तो बिना पैसे लिए ठीक कर दूंगा। यही फर्क है, तुम सामान नहीं अपना भरोसा बेचते हो। धनराज दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी जलन और बढ़ गई। अगले दिन पास के गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य बाजार आए। वे बच्चों के लिए नई बेंच और मेज बनवाना चाहते थे। उन्होंने पहले धनराज की दुकान देखी। 50 बेंच और 50 मेज चाहिए। धनराज ने बहुत ऊंची कीमत बता दी। प्रधानाचार्य बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। रास्ते में उनकी नजर रघु की दुकान पर पड़ी। उन्होंने रघु की बनाई हुई एक बेंच उठाकर देखी। ये तुमने बनाई है? जी, अपने हाथों से। प्रधानाचार्य ने उसे अच्छी तरह जांचा। अगर मैं तुम्हें बड़ा ऑर्डर दूं तो समय पर पूरा कर पाओगे? रघु कुछ पल के लिए चुप हो गया। इतना बड़ा काम उसने पहले कभी नहीं किया था। चंदन धीरे से बोला, बाबा, मौका बार बार नहीं मिलता। जी, हम पूरी मेहनत करेंगे। ठीक है, 1 महीने में 50 बेंच और 50 मेज चाहिए। उन्होंने कुछ अग्रिम पैसे भी दे दिए। रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। घर पहुंचकर उसने पूरी बात बताई। इतना बड़ा काम हम कर पाएंगे? डर तो लग रहा है, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। अगले ही दिन पूरा परिवार काम में जुट गया। रघु लकड़ी तैयार करता, चंदन नाप लेकर निशान बनाता, कुसुम लकड़ी साफ करती और सामान संभालती। तीनों सुबह से देर रात तक मेहनत करने लगे। 1 सप्ताह में काफी सामान तैयार हो गया। उसी रात तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल तो थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। रघु ने सारी लकड़ी आंगन में ढक कर रख दी। सुबह जब वो बाहर आया तो उसके होश उड़ गए। लकड़ी के कई तख्ते गायब थे, कुछ औजार भी नहीं थे। कुसुम, जल्दी बाहर आओ। कुसुम दौड़ कर आई। ये सब कैसे हुआ? चंदन भी बाहर निकल आया। बाबा, किसी ने चोरी कर ली। रघु चुपचाप जमीन पर बैठ गया। इतनी मेहनत फिर से किसी की बुरी नजर का शिकार हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब ऑर्डर समय पर कैसे पूरा होगा। उसी समय विश्वनाथ वहां पहुंचे। उन्होंने बिना कुछ कहे आंगन में पड़े पैरों के निशान देखे। रघु, ये साधारण चोरी नहीं लगती। रघु हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। जिसने भी चोरी की है उसे अच्छी तरह पता था कि कौन सी लकड़ी सबसे कीमती है। रघु के मन में पहली बार एक शक पैदा हुआ, लेकिन बिना सबूत किसी का नाम लेना उसे सही नहीं लगा। उसे सिर्फ एक ही चिंता थी, कहीं उसकी ईमानदारी पर सवाल ना उठ जाए। रघु पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार उसकी नजर खाली पड़े आंगन पर जा रही थी। उसे सिर्फ एक ही बात परेशान कर रही थी, अगर समय पर ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो लोगों का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। सुबह होते ही रघु चुपचाप काम पर लग गया। बचे हुए तख्तों को नापने लगा। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव के मुखिया विश्वनाथ जी और कुछ ग्रामीण खड़े थे। रघु, हमें चोरी की खबर मिल गई। कोई बात नहीं मुखिया जी, जितना बचा है उसी से काम चला लूंगा। मुखिया ने पीछे खड़े लोगों की तरफ देखा। एक किसान आगे आया। उसने अपने बैलगाड़ी से कुछ सूखी लकड़ियां उतार दी। ये मेरे खेत के किनारे वाले पेड़ों की लकड़ी है, मेरे किसी काम की नहीं, तू रख ले। फिर दूसरा आदमी आगे आया। मेरे पास कुछ पुराने तख्ते पड़े हैं, अगर काम आ जाएं तो ले जाना। धीरे धीरे लगभग पूरा गांव मदद के लिए आगे आने लगा। कोई लकड़ी दे रहा था, कोई रस्सी, कोई औजार, तो कोई मजदूरी करने को तैयार था। रघु की आंखें भर आईं। मैं ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। ये एहसान नहीं,
तेरी सालों की ईमानदारी का फल है। रघु, जो इंसान लोगों का भरोसा जीत लेता है वो कभी अकेला नहीं रहता। रघु ने पहली बार महसूस किया, सच्ची कमाई सिर्फ पैसे नहीं, लोगों का विश्वास भी होता है। अब पूरा परिवार पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। दिन रात काम चल रहा था। चंदन लकड़ी पर निशान बना रहा था। तभी उसकी नजर एक तख्ते पर पड़ी। उस पर लाल रंग का छोटा सा निशान बना हुआ था। चंदन सोचने लगा, ये निशान तो हमारी लकड़ियों पर नहीं था। उसे अचानक कुछ याद आया। 2 दिन पहले उसने धनराज की दुकान के पीछे ऐसे ही लाल निशान वाली लकड़ियां देखी थीं। चंदन बिना कुछ कहे चुपचाप बाजार की तरफ निकल पड़ा। वो धनराज की दुकान के पास पहुंचा। दुकान के पीछे कुछ तख्ते पड़े थे। उनमें से एक पर वही छोटा सा निशान बना था। चंदन ध्यान से देखने लगा। उसी समय धनराज का नौकर बाहर आया। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं चाचा, बस ऐसे ही देख रहा था। वो वहां से चला तो आया, लेकिन अब उसके मन का शक और गहरा हो चुका था। उसने घर पहुंचकर सारी बात रघु और विश्वनाथ जी को बता दी। विश्वनाथ कुछ देर सोचते रहे। बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अब सच जानना जरूरी है। अगले दिन मुखिया ने गांव के कुछ लोगों को साथ लिया और धनराज की दुकान पर पहुंच गए। धनराज, हमें तुम्हारे गोदाम की जांच करनी है। क्यों? बस एक शिकायत मिली है। गोदाम का दरवाजा खोला गया। अंदर लकड़ियों के बड़े बड़े ढेर लगे थे। विश्वनाथ एक एक तख्ता ध्यान से देखने लगे। अचानक उन्हें एक लकड़ी दिखाई दी। उस पर रघु का बनाया हुआ छोटा सा पहचान का निशान था। रघु हर तख्ते के पीछे एक छोटा र बना देता था ताकि अपनी लकड़ी पहचान सके। विश्वनाथ ने वो तख्ता उठाकर मुखिया को दिखाया। ये देखिए, ये निशान रघु का है। धनराज के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी उसका नौकर डर गया। मालिक ने ही कहा था रात में लकड़ियां उठा लाओ ताकि रघु समय पर काम पूरा न कर सके। धनराज सिर झुकाकर खड़ा था। दूसरे की मेहनत छीनकर कोई बड़ा नहीं बनता। धनराज धीरे धीरे रघु के सामने आया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। रघु कुछ पल चुप रहा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, गलती की माफी मिल सकती है, लेकिन मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। धनराज की आंखें झुक गईं। सारी चोरी की हुई लकड़ियां और औजार रघु को वापस मिल गए। अब उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, समय पर ऑर्डर पूरा करना। चोरी का सामान वापस मिलते ही रघु ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। सुबह सूरज निकलने से पहले काम शुरू होता और देर रात तक हथौड़ी और आरी की आवाज पूरे आंगन में गूंजती रहती। कुसुम सभी के लिए खाना बनाती, फिर लकड़ी साफ करने में हाथ बटाती। चंदन हर तख्ते पर नाप लेकर निशान बनाता और किनारों को चिकना करता। विश्वनाथ जी बीच बीच में आकर हर सामान को ध्यान से देखते। याद रखो, जिस काम पर तुम्हारा नाम लिखा हो उसमें जल्दबाजी नहीं, ईमानदारी दिखनी चाहिए। बाबा, अब एक भी चीज अधूरी नहीं जाएगी। तीनों ने लगातार कई दिनों तक बिना शिकायत मेहनत की। धीरे धीरे 50 बेंच, 50 मेज और कुछ अतिरिक्त स्टूल भी तैयार हो गए। चंदन आखिरी बेंच पर कपड़ा फेरते हुए मुस्कुराया। बाबा, हमने कर दिखाया। ये सिर्फ हमारा काम नहीं, हमारी नई जिंदगी है। कुछ दिनों बाद गांव में वार्षिक मेला लगा। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें थीं। विश्वनाथ ने कहा, इस बार सिर्फ फर्नीचर मत ले जाना, चंदन की नक्काशी भी लोगों को दिखाओ। रघु ने चंदन की बनाई हुई छोटी छोटी चीजें भी साथ रख दी। लकड़ी के पक्षी, फूल, गाय और एक सुंदर मंदिर। मेला शुरू हुआ। लोग आते, देखते और तारीफ करते। एक शहर से आए व्यापारी की नजर उन नक्काशियों पर पड़ी। ये किसने बनाया है? मेरे बेटे चंदन ने। व्यापारी ने चंदन को पास बुलाया। सच सच बताओ,
ये काम तुम्हारा ही है? जी, मैंने ही बनाया है। व्यापारी ने लकड़ी की नक्काशी को ध्यान से देखा। इतनी कम उम्र में इतना सुंदर काम? उसने वहीं खड़े खड़े सारी नक्काशी खरीद ली। फिर बोला, अगर तुम लोग ऐसे ही काम करते रहे तो मैं हर महीने तुमसे सामान खरीदूंगा। रघु और कुसुम एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस कला को लोग पहले मामूली समझते थे, आज वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। अगले ही दिन रघु सीधे साहूकार लालचंद के घर पहुंचा। लालचंद ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ? समय तो अभी बाकी है। रघु ने कपड़े की एक थैली उसके सामने रख दी। इसमें आपका पूरा पैसा है, जितना आपने मांगा था उतना ही। लालचंद ने पैसे गिने, सब पूरे थे। वो कुछ पल चुप रहा। मुझे नहीं लगा था तू इतनी जल्दी कर्ज चुका देगा। गरीब हूं, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ा। लालचंद ने पहली बार सम्मान से उसकी तरफ देखा। रघु, आज तू पैसे से नहीं, अपने चरित्र से अमीर बन गया है। रघु ने घर के कागज वापस लिए। बाहर निकलते समय उसने आसमान की ओर देखा। आज उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। जिस घर को खोने का डर कभी हर रात सताता था, आज वही घर फिर से पूरी तरह उसका हो चुका था। कुछ महीनों बाद रघु का छोटा सा आंगन अब एक छोटी कार्यशाला में बदल चुका था। गांव के 4-5 बेरोजगार युवक भी उसके साथ काम सीखने लगे थे। रघु उन्हें सिर्फ मजदूर नहीं समझता था, वो हर छोटी बड़ी बात खुद सिखाता था। लकड़ी काटना आसान है, लेकिन ऐसा सामान बनाना मुश्किल है जिसे देखकर ग्राहक दोबारा तुम्हारे पास आए। भैया, आपने हमें काम दिया, वरना हम शहर जाने की सोच रहे थे। जब गांव में ही मेहनत से रोजगार मिल सकता है तो अपना घर छोड़कर क्यों जाओ? उसी समय गांव के मुखिया वहां पहुंचे। रघु, इस बार गांव के स्थापना दिवस पर हम तुम्हें सम्मानित करना चाहते हैं। मुझे? मैंने ऐसा क्या किया? तुमने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, गांव के कई घरों का चूल्हा भी जलाया है। समारोह वाले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मुखिया ने रघु को शॉल और सम्मान पत्र दिया। चारों तरफ तालियां गूंज उठी। चंदन गर्व से अपने पिता को देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। एक शाम रघु ने चंदन को अपने पास बुलाया। चल बेटा, आज बाजार चलते हैं। दोनों बाजार पहुंचे। रघु उसे सीधे जूते की दुकान पर ले गया। बाबा, यहाँ क्यों आए हैं? याद है, तूने एक दिन फटे हुए जूतों की बात की थी। चंदन चुप हो गया। उसे वो दिन याद आ गया। रघु ने दुकानदार से कहा, मेरे बेटे के लिए सबसे मजबूत और आरामदायक जूते दिखाइए। चंदन ने नए जूते पहने। उसके चेहरे की खुशी देखकर रघु की आंखें भर आईं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। रघु उसे किताबों की दुकान पर भी ले गया। तू जितनी किताबें लेना चाहता है ले ले। चंदन ने धीरे से पूछा, बाबा, इतने पैसे खर्च हो जाएंगे? ज्ञान पर खर्च किया गया पैसा खर्च नहीं, सबसे बड़ा निवेश होता है। चंदन खुशी से अपने पिता के गले लग गया। कुछ समय बाद वही व्यापारी जिसने मेले में चंदन की नक्काशी खरीदी थी, फिर गांव आया। इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ शहर के 2 बड़े व्यापारी भी थे। उन्होंने पूरी कार्यशाला देखी, हर सामान को ध्यान से परखा। रघु, हम चाहते हैं कि तुम्हारा बनाया सामान शहर की हमारी दुकानों में भी बिके। रघु कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब कोई उसकी लकड़ियां तक खरीदना नहीं चाहता था। अगर मेरे काम से लोगों का भरोसा बना रहे तो मुझे मंजूर है। आज से हम साथी हुए। चंदन खुशी से अपने पिता की ओर देखने लगा। विश्वनाथ जी भी वहीं खड़े थे। देखा रघु, मैंने कहा था ना, लकड़ी को नया जीवन देना सीख जाओ तो किस्मत भी नया रूप ले लेती है। अगर उस दिन आपने मुझे मौका नहीं दिया होता तो शायद मैं आज भी जंगलों में भटक रहा होता। मौका मैंने दिया था, लेकिन उसे सफलता में बदलने का काम तुम्हारी मेहनत ने किया। कुछ साल बाद
रामपुरा गांव पूरी तरह बदल चुका था। रघु की छोटी सी कार्यशाला अब एक बड़ी फर्नीचर इकाई बन चुकी थी। गांव के कई परिवार वहीं काम करते थे। किसी को रोजगार की तलाश में शहर नहीं जाना पड़ता था। एक दिन रघु उसी पुराने रास्ते से गुजर रहा था जहां कभी वो लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाकर चलता था। वो कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। चंदन उसके पास आकर खड़ा हो गया। क्या सोच रहे हैं बाबा? यही कि अगर उस समय हर मुश्किल के सामने हार मान लेता तो आज ये दिन कभी नहीं देख पाता। उसी समय कुछ छोटे बच्चे वहां आए। एक बच्चा बोला, चाचा, बड़े आदमी बनने का सबसे आसान रास्ता क्या है? बड़ा आदमी पैसा कमाने से नहीं बनता, बड़ा आदमी अपने काम और अपने व्यवहार से बनता है। अगर बार बार असफलता मिले तो समझ लेना भगवान तुम्हें हार नहीं और मजबूत बनने की तैयारी करा रहे हैं। चंदन गर्व से अपने पिता को देख रहा था। उसे समझ आ चुका था कि उसके पिता की सबसे बड़ी दौलत पैसे नहीं, उनकी ईमानदारी, मेहनत और लोगों का विश्वास था। रघु की कहानी हमें यही सिखाती है कि किस्मत बदलने का कोई जादुई रास्ता नहीं होता। ईमानदारी, मेहनत, सीखने की इच्छा और कभी हार ना मानने वाला हौसला धीरे धीरे वही इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां कभी पहुंचने का उसने सिर्फ सपना देखा था। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।